नमस्कार साथियों, ट्रिकी भैया टुडे जीके करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था हाल ही में ग्रीन बैग शब्द खबरों में रहा, ये किससे संबंधित है? ए ऑप्शन फ्रांस में अधिकारों के लिए विरोध, बी ऑप्शन यूएसए पेपर मॉडल के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक प्रचलित शब्द, सी ऑप्शन है ग्रीन पीस का एक पर्यावरण पहल, डी ऑप्शन है ग्रीन बॉन्ड के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक प्रचलित शब्द है। ग्रीन बैग का संबंध यूएसए पेपर मॉडल के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक प्रचलित शब्द है। इस प्रकार हमारे प्रश्न का विकल्प भी सही हो जाएगा। इसकी जानकारी विश्लेषण से देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की हालिया रिपोर्ट या हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर की हिस्सेदारी 1970 के दशक में 80% से गिरकर 2022 में लगभग 60% हो गई है। ग्रीन बैग यूएसए पेपर मॉडल के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक प्रचलित शब्द है। इस शब्द की उत्पत्ति 1860 के दशक के दौरान हुई, जब ये नोट हरी स्याही में छपने लगे थे। उस समय अमेरिकी कांग्रेस के पास कर लगाने का अधिकार सीमित था और उसने गृह युद्ध के वित्त पोषण में मदद के लिए कागजी मुद्रा का इस्तेमाल किया। शब्द ग्रीन बैग एक नकारात्मक शब्द था, क्योंकि इन नोटों को सुरक्षित वित्तीय समर्थन प्राप्त नहीं था और बैंक ग्राहकों को डॉलर का पूरा मूल्य देने में अनिच्छुक रहते थे। पहले ग्रीन बैग को डिमांड नोट कहा जाता था और 1861 से 1862 में वेतन और सरकारी खर्चों के लिए भुगतान किया जाता था। आज का पहला प्रश्न है, थैलेसीमिया बाल सेवा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसे वर्ष 2017 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत लॉन्च किया गया था। दूसरा कथन है, मार्च 2023 में दूसरा चरण पूरा हुआ। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? कौन सा सही है? ए ऑप्शन केवल एक, बी ऑप्शन केवल दो, सी ऑप्शन एक और दो दोनों, जबकि डी ऑप्शन है ना तो एक और ना ही दो। थैलेसीमिया बाल सेवा योजना का संबंध एक और दो दोनों विकल्प सही हैं, यानी दोनों कथन सही हैं। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का आंसर सी विकल्प सही हो जाएगा। और इसकी जानकारी आगे विश्लेषण से देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री ने थैलेसीमिया बाल सेवा योजना के तीसरे चरण का शुभारंभ किया। इस योजना को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 2017 से लागू किया जा रहा है, इसलिए कथन एक सही है। हाल ही में मार्च 2023 में इसका दूसरा चरण पूरा हुआ, अतः कथन दो सही है। कार्यक्रम के तीसरे चरण में प्रति हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के लिए 10 लाख रुपए का पैकेज की लागत के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह कार्यक्रम गरीब थैलेसीमिया रोगियों और एलप्लास्टिक एनीमिया के रोगियों को लाभ पहुंचाएगा, जो एक बीमारी है जिसका यदि उपचार ना हो तो जीवन खतरे में पड़ सकता है। गौरतलब यह है कि थैलेसीमिया एक वंशानुगत रक्त विकार है, जिसके कारण शरीर में हीमोग्लोबिन सामान्य स्तर से कम हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में व्यापार और निवेश पर 6वीं भारत कनाडा मंत्रिस्तरीय वार्ता किस शहर में आयोजित की गई? ए ऑप्शन नई दिल्ली, बी ऑप्शन ओटावा, सी ऑप्शन हैदराबाद, जबकि डी ऑप्शन है मॉन्ट्रियल। 6वीं भारत कनाडा मंत्रिस्तरीय वार्ता ओटावा में हुई। इस प्रकार विकल्प बी सही हो जाएगा। आगे विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में ओटावा कनाडा में व्यापार और निवेश पर 6वीं भारत कनाडा मंत्रिस्तरीय वार्ता संपन्न हुई, इसलिए विकल्प बी सही है। इस वार्ता में भारत और कनाडा के व्यापार मंत्रियों ने भारत कनाडा CEPA की समीक्षा की। CEPA का फुल फॉर्म है व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता। यह एक प्रकार की मुक्त व्यापार समझौता है। इसमें सेवाओं और निवेश के संबंध में व्यापार और आर्थिक साझेदारी के अन्य क्षेत्रों पर बातचीत करना शामिल है।
यह व्यापार सुविधा और सीमा शुल्क सहयोग, प्रतिस्पर्धा तथा बौद्धिक संपदा अधिकारों जैसे क्षेत्रों पर बातचीत किए जाने पर भी विचार करता है। CAPA व्यापार के नियामक पहलू को भी देखता है और नियामक मुद्दों को कवर करने वाले एक समझौते को शामिल करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य हैं? पहला कथन है उन्होंने द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। दूसरा कथन है उन्होंने 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन केवल एक, बी ऑप्शन केवल दो, सी ऑप्शन एक और दो दोनों, जबकि डी ऑप्शन ना तो एक और ना ही दो। गोपाल कृष्ण गोखले ने द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की और 1905 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की बनारस में। इस प्रकार विकल्प सी सही हो जाएगा। इस प्रकार हमारे प्रश्न का विकल्प सी सही हो जाएगा। बीती 9 मई को गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती मनाई गई। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई 1866 को वर्तमान महाराष्ट्र के कोटलुक गांव में हुआ था। वे एक महान समाज सुधारक और शिक्षाविद थे जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को अनुकरणीय नेतृत्व प्रदान किया। उन्होंने भारतीय शिक्षा के स्तर के लिए 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। वे 1905 में बनारस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 19 फरवरी 1915 को उनकी मृत्यु हो गई। महात्मा गांधी ही उन्हें अपने राजनीतिक गुरु मानते थे। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया रेडियो को सबसे पहले आकाशवाणी किसने कहा था? ए ऑप्शन महात्मा गांधी, बी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर, जबकि डी ऑप्शन है सरोजनी नायडू। ऑल इंडिया रेडियो को सबसे पहले आकाशवाणी रविंद्रनाथ टैगोर कहा था। इस प्रकार विकल्प सी सही हो जाएगा। इस प्रकार प्रश्न सी सही हो जाएगा। हाल ही में प्रसार भारती ने आदेश दिया है कि देश के सार्वजनिक इस प्रसारण रेडियो सर्विस ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी कहा जाएगा। यह कदम संसद द्वारा पारित प्रसार भारती अधिनियम 1990 के अनुरूप है और इसका उद्देश्य प्रसारण के नाम और शीर्षक को वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप लाना है। यह अधिनियम 15 नवंबर 1997 को लागू हुआ। इसमें उल्लेख है कि आकाशवाणी का अर्थ कार्यालयों, स्टेशनों और अन्य प्रतिष्ठानों से है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1939 में कलकत्ता शॉर्टवेव सेवा के उद्घाटन के लिए लिखी गई एक कविता में ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी कहा था। यह नाम बदलने की कवायद संगठन को औपनिवेशिक इतिहास से छुटकारा दिलाती है। अगला प्रश्न है, किस समिति ने वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के गठन की सिफारिश की? ए ऑप्शन दवे समिति 2000, बी ऑप्शन एस तेंदुलकर समिति 2005, सी ऑप्शन है रंगराजन समिति 2014 और डी ऑप्शन है रघुराज राजन समिति 2008। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के गठन के लिए रघुराजन समिति 2008 ने सिफारिश की है। इस प्रकार हमारे प्रश्न का विकल्प डी सही हो जाएगा। विकल्प डी सही हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री ने वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद को 27वीं बैठक की अध्यक्षता की। FSDC वित्त मंत्रालय के तहत एक गैर संवैधानिक शीर्ष परिषद है। इसकी स्थापना 2010 में एक कार्यकारी आदेश द्वारा की गई थी। FSDC की स्थापना का प्रस्ताव वित्तीय क्षेत्र के सुधारों पर गठित रघुराम राजन समिति द्वारा दिया गया था। इसे वित्तीय स्थिरता बनाए रखने, अंतर नियामक समन्वय बढ़ाने और वित्तीय क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए तंत्र को मजबूत और संस्थागत बनाने के उद्देश्य से स्थापित किया है। इस परिषद के अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री थे। अगला प्रश्न है,
के स्मारक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1985 के दायरे में आते हैं। दूसरा कथन है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में विष्णु मंदिर को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। उपरोक्त कथन में से कौन सा से सही है? ए ऑप्शन केवल एक, बी ऑप्शन केवल दो, सी ऑप्शन एक और दो दोनों, जबकि डी ऑप्शन हो जाएगा ना तो एक और ना ही दो। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक में ये दोनों कथन सही हैं। इस प्रकार हमारे प्रश्न का विकल्प सी सही हो जाएगा। इस प्रकार हमारे प्रश्न का आंसर सी विकल्प सही हो जाएगा। आंसर सी विकल्प सही हो जाएगा। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में तुंगनाथ के प्राचीन मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने वाली एक अधिसूचना जारी की है। प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों और राष्ट्रीय महत्व के अवशेषों की घोषणा की और संरक्षण का प्रावधान करता है। एक्ट के अनुसार प्राचीन स्मारक का अर्थ ऐसी किसी भी संरचना, निर्माण या स्मारक या किसी गुंबद या दफनाने के स्थान या किसी गुफा, शैल, मूर्तिकला, शिलालेख या मनोलिथ से है जिसमें ऐतिहासिक, पुरातात्विक या कलात्मक विशेषता और जो कम से कम 100 वर्षों से अस्तित्व में है हो। कोतली पिथौरागढ़ जिला उत्तराखंड में विष्णु मंदिर 2018 में राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया था, अतः कथन दो सही हैं। रवींद्रनाथ टैगोर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ए ऑप्शन, उनके गीतों और संगीत को रविंद्र संगीत कहा जाता है। दूसरा विकल्प है, उन्होंने विश्व धर्म संसद में भाषण दिया था। तीसरा ऑप्शन है, उन्हें 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। डी ऑप्शन है, उन्हें 1917 में नाइटहुड से सम्मानित किया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर के संबंध में 1917 में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था। यह विकल्प गलत है, अर्थात हमारे प्रश्न का आंसर डी विकल्प हो जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 9 मई 1861 को कलकत्ता में हुआ था। कहा जाता है कि उन्होंने 2000 से अधिक गीतों की रचना की थी और उनके गीतों संगीत को रविंद्र संगीत कहा जाता है, जिसकी अपनी विशिष्ट गेय और प्रवाहमी शैली है। उनके गीत एकला चलो रे के लिए भी याद किया जाता है। उन्होंने 1929 और 1937 में विश्व धर्म संसद में भाषण दिया था। 1913 में उन्हें अपनी बात या अपनी कृति गीतांजलि के लिए इस साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1915 में उन्हें ब्रिटिश जॉर्ज पंचम ने नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था, लेकिन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उन्होंने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दी थी। अगला प्रश्न है, कार्बन बॉर्डर टैक्स क्या है? ए विकल्प है, उच्च कार्बन उत्सर्जन देशों के निर्यात पर शुल्क। बी विकल्प है, कार्बन उत्सर्जन की मात्रा के आधार पर आयात पर शुल्क। सी विकल्प है, जैव विविधता के संरक्षण के लिए अतिरिक्त उपकरण। और जबकि डी विकल्प हो जाएगा, लकड़ी की सीमा पर व्यापार पर कर। कार्बन बॉर्डर का संबंध, ये कार्बन बॉर्डर टैक्स कार्बन उत्सर्जन की मात्रा के आधार पर आयात पर शुल्क है। इस प्रकार विकल्प बी सही हो जाएगा। यूरोपीय संघ ने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को लागू करने के संदर्भ में प्रयास तेज कर दिए हैं। कार्बन बॉर्डर टैक्स यह उत्पाद के उत्पादन से उत्पन्न कार्बन उत्सर्जन की मात्रा के आधार पर आयात
पर एक शुल्क है। बी शुल्क है। अगला पॉइंट है, यह कार्बन को कीमती बनाकर उत्सर्जन को हतोत्साहित करता है। व्यापार से संबंधित उपाय के रूप में यह उत्पादन और निर्यात को प्रभावित करता है। यह प्रस्ताव यूरोपीय आयोग के यूरोपीय ग्रीन डील का हिस्सा है, जो वर्ष 2050 तक यूरोप को पहला जलवायु तटस्थ महाद्वीप बनाने का प्रयास करती है। आज का अभ्यास प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उष्णकटिबंधीय कम दबाव वाले क्षेत्र की विशेषता है। ए ऑप्शन है, यह ध्रुवीय क्षेत्रों में बनता है। बी ऑप्शन है, ये उच्च दबाव और साफ आसमान से जुड़ा है। सी विकल्प है, ये वायु प्रदूषण के कारण होता है। जबकि डी विकल्प है, ये भारी वर्षा और आंधी की विशेषता है। इस प्रश्न का आंसर नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप लोग सभी जरूर बताएं। फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पर नए जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि हमारी नई वीडियो की अपडेट आप सभी तक पहुंचती रहे। थैंक यू।